अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया की तकदीर बदल सकता था। एक ऐसा मुल्क जो नेचुरल रिसोर्सेज से इतना माला माल है कि अगर सिर्फ रिसोर्स होने से किस्मत का फैसला होता तो ये दुनिया का अमीर तरीन कंट्री होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ये मुल्क है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी जमीन के नीचे खरबों डॉलर्स के रिसोर्सेज दफन है और इसके दरियाओं के अंदर इतनी बिजली मौजूद है जो आधे अफ्रीका को रोशन कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद कॉन्गो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने कॉन्गो को सब कुछ दिया सिवाय अमन, ताकत और खुशहाली के। तो आखिर इतने रिसोर्सेज वाला कंट्री गरीबी और जंग का शिकार कैसे हुआ? ये एक बहुत ही भयानक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जो लालच और खून से लिखी गई है। ये रिसोर्सेज को लूटने, तारीख को बदलने और उन वादों की कहानी है जो कभी पूरे नहीं किए गए। अगेन, आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे लिए यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो कॉन्गो बिल्कुल सेंटर में नजर आता है। ये बहुत बड़ा है, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क जो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। ये 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से ये अफ्रीका के सबसे ज्यादा कनेक्टेड मुल्कों में से एक है। लेकिन इतनी सेंट्रल लोकेशन के बावजूद कॉन्गो के पास समुद्र तक सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है। ये जमीन की एक पतली सी पट्टी जो इसे अटलांटिक ओशन तक लिमिटेड एक्सेस देती है। जियोग्राफिकली कॉन्गो के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर कुदरत का एक अजीम खजाना है, कॉन्गो रिवर बेसिन। ये इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है कि दुनिया की तकरीबन 10% ऑक्सीजन ये पैदा करता है। कॉन्गो रिवर दुनिया का सबसे गहरा दरिया है। यहाँ इतना पानी है कि यहाँ पर पैदा होने वाली बिजली आधे अफ्रीका को रोशन कर सकती है। फिर यहाँ पर मिनरल्स भी हैं। यहाँ कोबाल्ट है जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में यूज होता है और कॉन्गो दुनिया की 70 से 75% कोबाल्ट सप्लाई कंट्रोल करता है। यहाँ कॉपर है जो तारों, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। कॉन्गो आज दुनिया के टॉप 3 कॉपर प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज में से एक है जो हर साल 2 से 2.5 मिलियन टन कॉपर निकालता है। इस तरह गोल्ड भी यहाँ की एक बड़ी एक्सपोर्ट है। कॉन्गो हर साल दर्जनों टन सोना प्रोड्यूस करता है, जिसका बड़ा हिस्सा छोटी माइन से आता है। कॉन्गो डायमंड्स की प्रोडक्शन में भी एक जायंट है जो दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में शामिल होता है। यहाँ हर साल मिलियंस ऑफ कैरेट्स के हीरे निकलते हैं। यहाँ की मिट्टी भी इतनी फर्टाइल है कि दुनिया इस पर डिपेंडेंट है, खास तौर पर अब जबकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में दाखिल हो रहे हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो उसके लिए इतने रिसोर्सेज और ऐसी ज्योग्राफी एक ब्लेसिंग होती, लेकिन कॉन्गो के लिए ये सब कुछ एक कर्ज बन गया। उसके ये रिसोर्सेज खुशहाली तो नहीं लाए, बल्कि उनकी वजह से बाहर से दुश्मन, कॉलोनाइजर्स और कॉर्पोरेशंस यहाँ आने लगी। ये सब इसकी जमीन के नीचे छुपे हुए खजानों पर कब्जे के लिए लड़ने लगे। शहर, स्कूल और इंडस्ट्रीज बनाने के बजाय बाहर वालों ने सिर्फ रेलवेज और पोर्ट्स बनाए ताकि यहाँ से रिसोर्सेज बाहर ले जा सकें। और यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक कहानी जिसमें दुनिया के सबसे रिसोर्स रिच कंट्री को दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बना दिया गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। सन 1800 के आखिर में जब यूरोपियन ताकतें बर्लिन में अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए जमा हुई तो एक आदमी को अपनी खुद की एम्पायर खड़ी करने का ख्याल आया। ये था बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड II। दूसरे मुल्कों के बिल्कुल ऑपोजिट जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, लियोपोल्ड ने कॉन्गो को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उसने इसे कॉन्गो फ्री स्टेट का नाम दिया। लियोपोल्ड ने इस गिफ्टेड जमीन को एक बड़े लेबर कैंप में बदल दिया। उसके सिपाहियों ने लाखों कॉन्गोलीज मर्दों, औरतों और यहाँ तक के बच्चों को जंगलों से रबड़ और हाथी के दांत जमा करने पर मजबूर कर दिया। जो लोग थोड़ा भी रेजिस्ट करते उन्हें नाकाबिले तसव्वुर जुल्म का सामना करना पड़ता। गांव जला दिए गए, खानदान बिखेर दिए गए और कोटा पूरा ना करने की सजा में लोगों के जिस्म काट दिए जाते। हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि इस जालिमाना दौर में शायद 50 लाख से 1 करोड़ कॉन्गोलीज को मार दिया गया। ये टाइम अफ्रीका की कॉलोनियल हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक था। कॉन्गो से निकाली गई दौलत, रबर, हाथी के दांत और मिनरल्स की वजह से यूरोप में इंडस्ट्रियल बूम आया। ब्रसल्स और लंदन की सड़कें कॉन्गो के जंगलों से आने वाले रबर से रोशन हुई। यूरोपियन शहजादे कॉन्गोलीज लेटेक्स से बने टायरों वाली गाड़ियों पर सवार होते थे। यूरोप अमीर हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्गो को उसके लोगों, उसकी इज्जत और उसके फ्यूचर से महरूम किया जा रहा था। 1908 में जब पूरी दुनिया में शोर मचा तो किंग लियोपोल्ड को मजबूरन इस इलाके का कंट्रोल बेल्जियन गवर्नमेंट को देना पड़ा, जिसने इसका नाम बदलकर बेल्जियन कॉन्गो रख दिया। यहाँ पर जुल्म तो कम हुआ, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन फिर भी जारी रही। बेल्जियम ने रेलवेज और पोर्ट्स बनाए, लेकिन कॉन्गोलीज आवाम के लिए नहीं।
नहीं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, डायमंड्स और गोल्ड को मुल्क से बाहर यूरोपियन मार्केट्स तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्कूल बहुत कम थे, एजुकेशन लिमिटेड थी और सिर्फ चंद कोंगोलीज लोगों को ही एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की इजाजत थी। जब 1960 में बिलाखिर कोंगो आजाद हुआ तो लोगों ने जश्न मनाया, ये सोचते हुए कि आजादी शायद खुशहाली लाएगी। एक लम्हे के लिए ये सब होता भी नजर आ रहा था। नए प्राइम मिनिस्टर पैट्रिस लमुम्बा ने एक ऐसा कोंगो बनाने का वादा किया जो उसकी आवाम का हो, लेकिन ये ख्वाब ज्यादा देर नहीं चला। लमुम्बा की हकीकी आजादी की पुकार ने वेस्टर्न पावर्स को परेशान कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी कोंगो के रिसोर्सेज की एक्सेस खत्म न हो जाए। एक साल के अंदर अंदर लमुम्बा को कुर्सी से उतार दिया गया और कत्ल कर दिया गया। इसके बाद दिहाइयों तक एक केओस की कैफियत रही। कोंगो मोबुटू सेसे सेको के कंट्रोल में चला गया, जिसने मुल्क का नाम बदलकर जायर रख दिया और 30 साल से ज्यादा हुकूमत की। मोबुटू ने खुद को अफ्रीकन यूनिटी के सिंबल के तौर पर पेश किया, लेकिन उसकी हुकूमत करप्शन और वेस्टर्न सपोर्ट पर खड़ी थी। कोंगो की माइंस से अरबों डॉलर्स के रिसोर्सेज निकाले जा रहे थे और मोबुटू इस एक्सप्लॉयटेशन से अपने फॉरेन बैंक्स में अरबों डॉलर्स भर रहा था, जबकि आम कोंगोलीज जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी का मोहताज था। यहाँ तक कि 1990s में मोबुटू के डाउनफॉल के बाद भी एक्सप्लॉयटेशन का ये सिलसिला कभी हकीकत में खत्म नहीं हुआ। इस पावर वैक्यूम में जबरदस्त वॉर्स हुई, जिन्हें अफ्रीकन वर्ल्ड वॉर्स कहा जाता है। इन वॉर्स में 6 से ज्यादा पड़ोसी मुल्कों की फौजें और मिलिशिया शामिल थीं। लाखों लोग मारे गए और एक बार फिर वजह वही थी, कोंगो के रिसोर्सेज का कंट्रोल। जब तक ये वॉर खत्म हुई और नए लीडर्स हुकूमत में आए, पैटर्न पहले ही सेट हो चुका था। जब भी कोंगो में कोई नया रिसोर्स डिस्कवर हुआ, वहाँ कोई ना कोई बाहर से आ जाता। तरक्की देने के बजाय ये रिसोर्सेज कोंगो को मजीद कमजोर करते थे। इकोनॉमिस्ट्स के पास इस अफसोसनाक पैटर्न के लिए एक नाम भी है और वो इसे रिसोर्स कर्ज कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी मुल्क के पास एक हद से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हों तो अमीर होने के बजाय वो अक्सर टारगेट बन जाता है। ऐसे मुल्क करप्शन, लालच और ना खत्म होने वाली जंग का मरकज बन जाते हैं। रिसोर्सेज से आने वाला ये पैसा जो लोगों को गुर्बत से निकाल सकता है, वो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में चला जाता है जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोंगो के साथ भी यही हुआ। हर बड़ी सुपर पावर की इसके रिसोर्सेज पर नजर थी। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने यहाँ पर पैसा और हथियार भेजे ताकि यहाँ के रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकें। ये मामला कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी नहीं रुका, इसकी बस शक्ल बदल गई। सुपर पावर्स की जगह प्राइवेट माइनिंग कंपनीज और वॉर लॉर्ड्स ने ले ली। वो यहाँ पर मौजूद माइंस पर लड़ने लगे। हर कोई सोने, हीरो और कोबाल्ट की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता था। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, कोंगो एक बार फिर सबकी नजरों में आ गया। फौजियों ने माइंस पर कब्जा कर लिया। स्मगलिंग रोजमर्रा के कारोबार का हिस्सा बन गई और करप्शन पीक पर पहुंच गई। ये मिनरल्स कोंगो से बाहर जाते रहे, लेकिन इस एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कभी यहाँ नहीं आया। जो लोग असल में ये रिसोर्सेज निकालते थे वो पूरे दिन में सिर्फ चंद डॉलर्स कमाते थे, जबकि उनकी निकाली हुई चीजें बाहर अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्रीज में शामिल होती थी। आज कोंगो की ज्यादातर माइंस फॉरेन कंपनीज के कंट्रोल में है। जो कोबाल्ट, आईफोन्स, टेस्लास और लैपटॉप्स को चलाता है वो इसी जमीन से आता है। लेकिन इस कोबाल्ट को जमीन से निकालने वाले आज भी बिजली, साफ पानी और स्कूल के बगैर रहते हैं। बाकी दुनिया तरक्की कर रही है और कोंगो इस तरक्की की कीमत चुका रहा है। आज जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, कोबाल्ट और कॉपर की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही वो मेटल्स हैं जो हर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और सोलर बैटरी के अंदर मौजूद हैं और इनकी सबसे बड़ी सप्लाई कोंगो की जमीन के नीचे है। इसका मतलब है कि जो भी कोंगो की माइंस को कंट्रोल करता है वो दुनिया के फ्यूचर को कंट्रोल करता है। इस नई हकीकत ने नए खिलाड़ियों को भी यहाँ खींच लिया है। चीन कोंगो के माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। चीनी कंपनीज कोंगो की ज्यादातर कोबाल्ट और कॉपर की माइंस को कंट्रोल करती हैं या उन्हें फाइनेंस करती हैं। उन्होंने सड़कें, रेलवे और पावर लाइंस बनाई हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज को कोंगो से बाहर ज्यादा तेजी से ले जाने के लिए। अमेरिका और यूरोप ये सब कुछ देख रहे हैं और परेशान हैं। वो उन बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट हैं जो कोबाल्ट पर चलते हैं, लेकिन उनके पास इस रिसोर्स तक डायरेक्ट एक्सेस बहुत कम है और इसीलिए वॉशिंगटन और ब्रसल्स यहाँ पर दोबारा एंटर होना चाहते हैं, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप्स के थ्रू। तो एक बार फिर कोंगो एक वॉर में फंस चुका है, लेकिन इस बार ये वॉर इकोनॉमिक है। खिलाड़ी तो बदल गए हैं, लेकिन खेल अब भी वही है। कोंगो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कोंगो की कहानी सिर्फ पेन की नहीं है, ये लॉस्ट पोटेंशियल की भी कहानी है। सदियों से बाहर वालों ने कोंगो के सिर्फ रिसोर्सेज को देखा है, उसके लोगों को नहीं देखा। उन गरीब मेहनती लोगों को नहीं देखा जो अपनी जान पर खेलकर ये रिसोर्सेज निकालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये लोग कोंगो का असल खजाना है। कोंगो के पास आज भी वो सब कुछ है जिससे वो अमीर बन सकता है। ये दरिया, ये फर्टाइल जमीन और ये मिनरल्स
रिसोर्सेज, ये सब कुछ आज भी कॉन्गो की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए इस साइकिल को टूटना होगा। कॉन्गो की कहानी अब कोई और नहीं बल्कि खुद कॉन्गो के लोगों को लिखनी चाहिए। कॉन्गो को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए था, फिर भी ये एक ऐसी सरजमीन बन गया जहाँ सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ गरीबी और गम रह गया। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि कॉन्गो को भी इंसाफ मिले। दुनिया ने इस जमीन से बहुत कुछ ले लिया है, कीमती हाथी के दांत, इसका रबर, इसका कॉपर, इसका कोबाल्ट और इसके लोगों का खून। क्या हो अगर सिर्फ एक बार दुनिया इसे कुछ वापस दे। अब से जब भी आप अपना फोन अनलॉक करें या अपनी कार चलाएं या अपनी बैटरी चार्ज करें तो याद रखें कि कॉन्गो का कोई एक टुकड़ा आपकी जिंदगी को चला रहा है। हो सकता है उसकी मिट्टी या फिर वहां के लोगों का खून पसीना। आखिर दुनिया कब तक एक ऐसी कौम से लेती रहेगी जिसने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया है। कॉन्गो को दुनिया के रहम की जरूरत नहीं है, उसे इंसाफ की जरूरत है। और जिस दिन दुनिया को यह एहसास हो गया उस दिन फिर कॉन्गो को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे टॉपिक की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।